तो स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पसंद नहीं है। तो इस वीडियो में कुछ हम पॉइंट्स पर बात करेंगे और इन पॉइंट्स रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों मुझे इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों ही पसंद नहीं है। इनके मुताबिक पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब किए हुए न मत जाइएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन कौन सी न्यू बाइक मार्केट में अभी लॉन्च होने वाली है। तो पॉइंट्स पर बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति हेट फैलाया जाए। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार ही आने वाली फ्यूचर है। भले ही कितनी हम लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ पसंद करें, लेकिन ये एक बिटर ट्रूथ है कि ये रिसोर्सेज कभी ना कभी खत्म होगी और फिर हम लोग को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे पूरे अपने आप को ढालना होगा। और उस समय ना चाहते हुए भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक कारों का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक के मुकाबले उतनी ज्यादा अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी तब इस वीडियो का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में आ गई है। सबसे ज्यादा अच्छी जो इलेक्ट्रिक बाइक बिकती है उसका नाम है रिवोल्ट। रिवोल्ट वैसे एक कंपनी है। रिवोल्ट की RV400 और RV300 काफी ज्यादा अच्छी बिक रही है। और साथ ही में अभी ओला की भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई है और ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर ने हाल ही में 1 लाख जो बुकिंग से उसको क्रॉस कर लिया है। और इस फिगर से आप लोग समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्रति लोगों का क्रेज कितना ज्यादा है, जिसकी वजह से इतने कम समय में ओला की जो बुकिंग है उसकी न्यू स्कूटर की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो टीवीएस ने भी अभी अपने iQube लॉन्च कर दिया। बजाज के पास भी उनकी चेतक है। हीरो के पास भी उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां है ही। और आने वाले दिनों में आपको हर एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी देखने को मिली जाएगी, चाहे वो रॉयल एनफील्ड, जावा या फिर होंडा क्यों ना हो। सभी कंपनियों की तरफ से आपको एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगी। और जैसा अभी आप लोग जानते भी हो कि गवर्नमेंट ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जोर देने, बढ़ावा देने में मदद कर रही है, ना कि पेट्रोल और डीजल्स को देने में कर रही है। मतलब गवर्नमेंट का भी अभी यही कहना है, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक। तो बस इसी की वजह से आपको हर कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिली रही है। और कार्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला जो है वो भी अभी इंडिया में जल्दी आने वाली है। मतलब आ तो गई है लेकिन उनकी कार्स भी अभी जल्दी सेल होने वाली है। तो बस यही चीज़ों की वजह से आपको अभी हर कंपनीज की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिली रही है। और कार्स के बारे में भी जैसा आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड की लीडिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, उसने भी इंडिया में अपना कदम रख लिया है। टेस्ला की भी कार जल्दी ही आपको इंडियन सड़कों पे देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ा पंगा ये है, वैसे यहाँ पे मैं टेस्ला को नहीं इंक्लूड कर रहा क्योंकि टेस्ला एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी है, उसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। उस कंपनी को यहाँ से आप लोग अपने मन से हटा दीजिए। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा था कि इन इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इनकी रेंज। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो रेंज है वो इनकी प्रॉब्लम एक तरह से, और यही पॉइंट है हमारी फर्स्ट नंबर पे। और रेंज का मतलब आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो रेंज से यहाँ पे मेरा मतलब एक तरह से कहने का है माइलेज। जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियां में आप लोग जितने लीटर पेट्रोल डीजल भराते हो उसके हिसाब से आपको माइलेज मिलता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जितना देर आप लोग बैटरी चार्ज करते हो उसी के हिसाब से आपको रेंज मिलती है। मतलब सपोज करिए कि अगर आप लोगों ने बैटरी को फुल चार्ज कर लिया तो आपकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर की होगी। अगर आप लोग ने बैटरी को हाफ चार्ज किया तो आपकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर की होगी। मतलब 50 किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी अगर आपकी बैटरी आधा चार्ज है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछो कि रेंज को मैंने किस लिए इंक्लूड किया, तो दोस्तों रेंज को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी तक से कोई भी यहाँ पे सर्टिफाइड कंपनीज नहीं है जो इन इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज आपको एग्जैक्ट बता सके। वैसे यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर्स कभी भी सही नहीं होती रियल लाइफ सिचुएशन में। जैसे कि कंपनी आप लोगों को बोलती है कि 60 की माइलेज मिलेगी, 60 की मिलती नहीं, आप लोगों को 45-50 की मिलती है क्योंकि बहुत बार आपको ब्रेक्स, क्लच ये सब का यूज करना पड़ता है, गियर्स का यूज करना पड़ता है। और कंपनी के टेस्टिंग के दौरान उतना ये सब गियर्स, क्लच और ब्रेक्स का यूज नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा माइलेज मिलती है कंपनीज को। वैसे इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या है कि कंपनी एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट एक तरह से ट्रैक पे टेस्ट करती है और उसी के हिसाब से इनको बेस्ट रेंज मिल जाती है। और यहाँ पे कंपनी ये दावा करती है कि हमारी बाइकें और हमारी स्कूटर में आपको इतना रेंज मिलेगा। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ होती है उनकी जो माइलेज है वो ARAI टेस्ट करती है। ARAI एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है और वही आप लोगों को माइलेज बताती है। मतलब एक तरह की आपको लमसम माइलेज बता देती है कि ये जो फलाना ढिमकाना गाड़ी आपको इतनी माइलेज देगी। वैसे ही ARAI इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की भी माइलेज टेस्ट करती है, लेकिन हर कंपनीज को यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, हर कंपनीज को कंपलसरी नहीं है कि वो लोग अपनी बाइक और स्कूटर्स को ARAI के पास टेस्ट करें उनकी रेंज निकलवाने में। हाँ, रिवोल्ट इलेक्ट्रिक कंपनी जो है ये अपनी बाइकों को ARAI के पास भेजती है टेस्टिंग पर्पज के लिए। फिर आप लोगों को ARAI सर्टिफाइड रेंज बताती है कि हमारी जो बाइक है इतनी इनकी रेंज होगी अगर आप लोग इतनी बैटरी चार्ज करते हो तो। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज अपने से रेंज बता देती है कि हमारी जो स्कूटर्स है, हमारी जो बाइक्स है वो इतनी रेंज तक चलेगी अगर आपकी बैटरी से इतनी चार्ज है तो। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में जो आपकी रेंज है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। फिर आप लोगों को लगता है कि कंपनी ने तो बोला तो 100 किलोमीटर चल रही है, सिर्फ 60-70 किलोमीटर। वैसे आप लोगों ने टाटा नेक्सॉन EV के बारे में सुना होगा। टाटा नेक्सॉन EV अभी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग SUV है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और ये जो SUV की रेंज है टाटा कंपनी इसको सपोज करिए कि अगर 150 किलोमीटर बता रही थी तो इसकी रेंज एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा कम मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी। तो फिर ये सब चीज़
चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। वैसे अगर आप लोग चाहो तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सब्सिडी कैंसिल कर दी टाटा नेक्सॉन ईवी की। और सब्सिडी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे पहले एलपीजी गैस पे सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, भले अब उतनी नहीं मिल रही है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि लोग और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने में। लेकिन टाटा नेक्सॉन ईवी के इस रेंज वाली कंट्रोवर्सी को लेकर यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी सब्सिडी कैंसिल कर दी थी। मैं फिर से बता देता हूँ कि टाटा को मैंने हेट करने के लिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये चीज आप लोग गूगल पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि टाटा नेक्सॉन के साथ ये सब कंट्रोवर्सी हुई थी कि नहीं। हाँ, लेकिन टाटा नेक्सॉन ईवी करके सर्च करिएगा, सिर्फ नेक्सॉन मत करिएगा। तो इसलिए दोस्तों रेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ। यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो कि इनकी रेंज को मतलब एक तरह से बताए, मतलब लमसम बताए कि इतनी जो रेंज ये आपको मिलेगी, भले 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कम मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कंपनी 100 किलोमीटर बोल रही है, सिर्फ आपको मिल रही है 50 किलोमीटर। और गवर्नमेंट को भी ये चीज मैंडेटरी कर देना चाहिए कि इन एसोसिएशन को इलेक्ट्रिक कंपनियों को अपनी गाड़ियों को भेजना ही पड़ेगा टेस्टिंग पर्पस के लिए, तभी उनकी जो बाइक्स और स्कूटर्स है वो मार्केट में अलाउ होंगी सेल होने को। अब दोस्तों दूसरी चीज है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप लोग इजिली समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अभी इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, इंडिया की जो अभी कंडीशन है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सही नहीं है। मतलब यहाँ पे वही बात हो गया कि आपके पास खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन खाना खाने के लिए आपके पास प्लेट ही नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मेरा मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो कंपनीज दे रही है, लेकिन उनकी जो चार्जिंग स्टेशन है वो तो आपको मिल ही नहीं रही है। तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने का फायदा ही क्या हुआ। अब जैसे आप लोग जानते हो वेस्टर्न कंट्रीज, मॉडर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गई, यूएई हो गई, यहाँ पे आपको हर जगह चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलता है। आपको हर जगह अपनी बाइक्स और कार्स के लिए चार्जिंग हब दिया गया है, जहाँ पे आप लोग अपनी कार और बाइक को घर के अलावा भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने से ही पहले, चार्जिंग स्टेशन सुधारने से पहले हम लोग को बाइक्स और स्कूटर्स मुहैया करवा दिया गया। अब आप ही लोग बताइए कि अगर किसी बंदे को एक शहर से दूसरे शहर जाना है और उसमें उसको पता ही नहीं है कि मेरी बैटरी जो है वो कितनी देर तक चलेगी, और बीच में उसको अगर कोई चार्जिंग स्टेशन मिलेगा ही नहीं, तब क्या होगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी बाइक और स्कूटर चलते जा रही है रास्ते में तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी भी चार्ज होते रहती है ऑल्टरनेटर की मदद से, जिसको कि एक तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी तक से इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स में नहीं है जो इंडियन मार्केट में सेल हो रही है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज करने से प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इन बाइक और स्कूटर्स की, और इसलिए आपको वही बैटरी से काम चलाना होगा जो बैटरी आपको कंपनी ने दिया है आपकी स्कूटर और बाइक के अंदर। तो इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे सिटी पे चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर खरीदते हो तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग हाईवे राइड करने के लिए खरीदते हो तो हो सकता है कि आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाओ। हाँ, अगर आप लोग कोई वैसे जगह पे रहते हो जहाँ पे एक शहर दूसरे शहर से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोगों को 200-300 किलोमीटर की राइड करनी है तब आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और वहीं यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी तक से इंडिया में कोई भी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवेज में चार्जिंग स्टेशन बनाया नहीं गया, बनाया गया है, लेकिन एक तरह से नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाया गया है। अब आप लोग जैसे जानते हो कि घर में आपके पास इनफ टाइम रहता है, रात भर चार्ज में लगा दिया, सुबह जब चार्ज फुल हो गई तो अपनी बाइक स्कूटर को लेकर आप लोग जहाँ तहाँ निकल गए। लेकिन जब आप लोग राइड पे रहते हो तो ऐसा नहीं होता। आप 1-2 घंटे का ज्यादा से ज्यादा ब्रेक ले तो उसमें आप लोग को चाहोगे कि आपकी जो बैटरी हो कंप्लीटली चार्ज हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो फास्ट चार्जर आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ चार्जर इंस्टॉल करने से नहीं होगा, फास्ट चार्जर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से हाईवे राइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी पॉइंट है वो है बैटरीज। तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बैटरीज का भी एक बहुत ही बड़ा पंगा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता होता है कि आपकी जो कंपनी है वो आपको कैसी क्वालिटी की बैटरी दे रही है। क्या पता उसकी जो बैटरी है वो ड्यूरेबल है कि नहीं, क्या पता जो बैटरी वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, क्या पता बैटरी की जो एफिशिएंसी रेंज है वो उतनी है कि नहीं, क्या पता बैटरी जो है वो लिथियम आयरन की बनी है कि नहीं। तो ये सब बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है जब भी आप लोग कोई इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदते हो। तो क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि एक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का जो मेन चीज होता है, मतलब जो उनका हर्ट होता है वो होता है उनका इंजन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जैसा आप लोग जानते हो इंजन तो होता है नहीं, यहाँ पे इनकी जो हर्ट होती है वो होती है उनकी बैटरी। क्योंकि जब तक आपकी बैटरी में चार्ज है, जब तक आपकी बैटरी में जान बची तभी तक आपकी जो बाइक है उसकी भी जान बची हो तभी तक वो चलेगी। अगर एक बार आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप वहीं के वहीं रुक जाओगे। वैसे बैटरीज भी काफी टाइप्स की आती है जो कि इलेक्ट्रिक कंपनी अपने अपने बाइक्स और स्कूटर्स में यूज करती है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी हो गई, लिथियम पॉलीमर बैटरीज हो गई। तो ये सब टाइप की जो बैटरीज होती है काफी अच्छी क्वालिटी की बनी रहती है और इनकी एफिशिएंसी रेंज भी काफी अच्छी होती है। तो अगर इससे अदर आपको कोई बैटरीज मिल रही है जैसे कि लीड एसिड बैटरीज हो गई, मेटल हाइड्रेट बैटरीज हो गई, तो ये सब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गाड़ियां आप ले रहे हो उनमें लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिले। और एक चीज अच्छा और होगा कि आप लोग उन्हीं कंपनियों की गाड़ियां ले जिनमें कि अगर आप लोग को बैटरी किसी भी चीज की वजह से खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज कर दिए जाए। तो वैसे ये चीज़ यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ नए नए हैं, हम लोग से हो सकता है कि बैटरी वोटरी खराब हो जाए ठीक से नहीं चार्ज करने की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग उन्हीं कंपनियों के साथ जाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैटरी चेंज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो बैटरी में आपके फिजूल के काफी ज्यादा पैसे जाएंगे, बैटरी आपके लिए काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों खरीदने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो कौन सी मेथड से बनाई गई है, उसकी चार्जिंग टाइम कैसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिन भर चार्ज ही होती रहेगी, इस कंडीशन में भी आपको काफी लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों हो सकता है फोर्थ नंबर पॉइंट कहने में बहुत लोग इसको माने चाहे ना माने, लेकिन फोर्थ नंबर पॉइंट पे
ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीड्स टू डेंजर सिचुएशन। अब ये चीज बोलने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यहाँ पे ये है कि इन गाड़ियों में साउंड नहीं होता है। तो साउंड से मेरा मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इन बाइकों में इंजन नहीं रहता, जिसकी वजह से इंजन की साउंड नहीं आती, और इंजन नहीं रहने की वजह से एग्जॉस्ट भी नहीं रहता, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट की साउंड नहीं आती है। एंड ओवरऑल यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन डायरेक्शन से बाइक आ रही है, कब कहाँ से बाइक आ रही है, बाइक मेरे बगल में सटने वाली, ये सब लोगों को अंदाजा ही नहीं रहता जब तक यहाँ पे अच्छे से सामने से जाके हॉर्न नहीं बजाया जाए। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो गाड़ी है पेट्रोल पे चलती है, जैसे हमारी बाइक जो पेट्रोल पे चलती है, अगर आप उनको थोड़ा सा स्पीड भगाते हो तो वो काफी ज्यादा साउंड करने लगती है, मतलब उनका इंजन साउंड करने लगता है, एग्जॉस्ट भी काफी ज्यादा लाउड होने लगता है, जिसकी वजह से लोग अपने आप साइड हट जाते हैं, मतलब लगता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा ये साइलेंट रहती है कि पता ही नहीं रहता है कि गाड़ी कब मेरे पीछे आगे खड़ी भी हो गई। और अभी जो मैं आगे के सेंटेंस बोलूंगा इसके बाद से आप लोगों को और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट रखी ये भी सही है, क्योंकि रिवोल्ट नाम की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो अपनी गाड़ियों में फेक साउंड्स प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ दोस्तों, रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक में आपको फेक एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है, और जिसकी वजह से राइडर को भी लगता है कि हाँ वो कोई गाड़ी चला रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक में तो कोई साउंड आएगी नहीं, फील ही नहीं आएगा कि गाड़ी चल रही है। तो जब रिवोल्ट ने अपनी बाइकों को लॉन्च किया तो उस समय वाली फीचर को इंट्रोड्यूस किया था अपनी बाइकों के साथ, तो बहुत लोगों को लगता था जस्ट फॉर फन पर्पस, जस्ट यहाँ पे कंपनी ने अपनी बाइकों की सेलिंग बढ़ाने के लिए वाली फीचर दे दी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कंपनी को पता है कि गाड़ियां ये सब साउंड नहीं करती, जिसकी वजह से डेंजर सिचुएशन हो सकता है, इसलिए इसमें साउंड देना भी जरूरी है। और रिवोल्ट की बाइकों के साथ साथ कुछ स्कूटर्स में भी आपको फेक साउंड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से राइडर को भी लगता है कि वो कोई गाड़ी चला रहा है, और सामने वाले बंदे को भी लग जाता है कि हाँ गाड़ी आ रही है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हो तो आप लोगों को जरूरत है कि उनको थोड़ी सावधानी से चलाओ। अब यहाँ पे 5th नंबर पे जो पॉइंट है वो है स्पीड। तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ स्पीड का भी एक बहुत ही बड़ा लोचा है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग स्पीड भगाओगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन होने लगेगी, उतनी जल्दी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और फिर से यहाँ पे अगर मैं हाईवे राइड की बात करूँ तो अगर आप लोगों को पता भी है कि मेरी जो बैटरी वो मेरे को उतना रेंज दे देगी जिसमें मैं एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाऊँ, लेकिन फिर उसी समय आपको कॉल आता है कि नहीं एक इमरजेंसी जल्दी आओ, तो उस समय क्या होगा, अगर आप लोग अपनी बाइक और स्कूटर को जल्दी भगाओगे तो वहाँ पे आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, हो सकता है आप लोग पहुंच भी नहीं पाओगे। और ये सेम कंडीशन सिटी में भी हो सकता है, लेकिन सिटी में होने के चांसेस कम है। अगर सिटी में भी आपको एक इमरजेंसी कॉल आ जाए तो उसमें आपको बहुत जल्दी जाना है, उसमें आपकी बैटरी की चार्ज भी कम है, उसमें से अगर आप लोग जल्दी भगाते हो तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, आप लोग रोड के बीच में फंस जाओगे। हम आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी तो सेम पंगा, जल्दी जल्दी भगाने की वजह से पेट्रोल भी तो ज्यादा बाइकें पीने लगती है। तो दोस्तों ये तो बात एकदम फैक्ट है, ये तो बात आप लोग एकदम सही कह रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पेट्रोल वो ज्यादा पी रही है तो इतने ज्यादा पेट्रोल स्टेशन, इतने ज्यादा फ्यूल पंप है, कहीं भी घुसा के भरा लो। इमरजेंसी काम में अगर आप लोग स्पीड भी चला तो ज्यादा आपकी फ्यूल भी लग रही है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का तो लफड़ा है नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ पेट्रोल डलवाना है। लेकिन इन गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको इनको चार्ज करना पड़ेगा, वो हर जगह पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्पीड और रेंज के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब मोर द स्पीड लेस द रेंज। तो दोस्तों यही सब कुछ पॉइंट्स और रीजंस की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पसंद नहीं आती है। बट वन पॉइंट मैं एक और ऐड करना चाहूंगा जो मेरा एक फेवरेट पॉइंट हो जाएगा इस लिस्ट में, जिसको मैंने अभी तक से ऐड नहीं किया, वो है फील। तो जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने में एक अलग ही फील आता है, जब इंजन का साउंड आता है, जब आप लोग थ्रॉटल घुमाते हो, जब एकदम हायर एग्जॉस्ट नोट आता है, तो वो सब एकदम अलग ही फील दिलाता है, और वो चीज़ कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फुलफिल नहीं कर सकती है। एंड हमारी पेट्रोल बाइकों के साथ सबसे ज़्यादा मजा तब आता है जब हम लोग हायर आरपीएम पे जाते हैं और जब एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड साउंड करने लगती है, तब तो वो एक अलग ही फील आता है, और वो सब चीज़ कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको नहीं दे सकती है। लेकिन फिर भी एक बिटर ट्रूथ है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग को पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पूरी तरीके से टाटा अलविदा बाय बाय कहना ही होगा, और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, रिसोर्सेज जो है वो मेरे हाथ में तो है नहीं, रिसोर्सेज तो खत्म होंगे ही। एंड दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को टेस्ला की वीडियो दूँ कि टेस्ला ने इंडिया में अपना कदम तो रख लिया, लेकिन अभी तक से उनकी कार्स हम लोगों को क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो इसलिए अगर आप लोगों को टेस्ला मोटर्स की वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।